अस्सलाम वालेकुम। अदम इत्मीनान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत दबाव है। एक 33 मेंबर्स की लिस्ट है जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है और उस लिस्ट के मुतालिक दावा यह है कि ये अरकान ज़्यादातर अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं और वो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की है। इसके साथ अगर ऐड कर लें तो 20 MNAs का ग्रुप बनता है पूरा, जो एलाइड पार्टीज़ हैं हुकूमत के, तो जो इत्तेहादी हैं, काफ लीग, MQM, GDA। अब अगर 33 की वो लिस्ट देखें और 20 ये देखें तो फिर तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जम के खड़ी है। लेकिन वो MNAs कहाँ हैं और इत्तेहादी, उनकी अभी ताज़ा तरीन पोजीशन क्या है वो अभी तक किसी को वाज़ेह है नहीं है। तो आज इस खुसूसी इंटरव्यू में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, इस पूरी एक इस इंटरेस्टिंग पोलिटिकल सिनारियो के अंदर जहाँ पर इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वज़ारत उज़्मा से हटाने की कोशिश है, बहुत पावरफुल पोजीशन में लाहौर में पॉलिटिक्स हो रही है। क्योंकि पिछले 4 सालों में एक शख्सियत जिसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस बार बार सारे लोग दिखाते रहे हैं वो उस्मान बुज़दार हैं। तो वहाँ से आज हमारे साथ लाहौर से मेहमान शख्सियत हैं चौधरी परवेज़ इलाही, जो पाकिस्तान में पंजाब सूबे के साबिक़ वज़ीर आला भी रहे, डिप्टी वज़ीर प्राइम मिनिस्टर भी रहे और इस वक्त भी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। परवेज़ साहब जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? परवेज़ साहब खुश रहिए। आप इधर थे, बड़ी आपने धुआंधार और जानदार किस्म की यहाँ मीटिंग्स की, तो हम तो सोच रहे थे कि आमने सामने बैठ के आपसे कोई अंदर की बातें पूछेंगे, लेकिन आप चुपके चुपके लाहौर पहुँच गए। तो लाहौर को आपने मुझे लगता है दोबारा संभालने की तैयारी पकड़ ली है, शेरवानियों का ऑर्डर कर दिया आपने। क्योंकि वहाँ अभी एक हफ्ता तो अभी वो डल जा रहा है ना, अभी तो कोई एक्टिविटी नहीं है। वो तो मंडे के बाद ही शुरू होगी जो भी एक्टिविटी है। तो फिलहाल ये बात आपकी सही है, लेकिन लाहौर आ जाए परवेज़ साहब, लेकिन परवेज़ लाई आवे वो लाहौर में बैनर लगे हैं। आज आप लाहौर पहुंचे हैं तो बैनर भी लग गए हैं। कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, कोई नहीं। वो मुझे भी ये इत्तला मिली थी कोई 10 मिनट के बाद मैंने, नहीं जिसने भी लगाए थे ना, मैं 10 मिनट के बाद मैंने उतरवा दिए थे अपने वर्करों को। तो इसका मतलब है उतरवा दिए थे। हाँ जी। तो लगाए किसके वर्कर्स ने थे सर? ये अब पता नहीं, क्योंकि वो इतना कोई टाइम ही नहीं था कि हम उनका वो पीछे करते या ढूंढते। तो ये चीज़ें छोटी होती हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। परवेज़ साहब, 27 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का ऐलान किया और अपोजिशन वाले जो हैं, क्योंकि हुकूमत की जानब से ये कहा जा रहा था कि इसी जलसे से गुजर के वोट डालने जाना पड़ेगा, बाहर हमारे कारकुन होंगे और वोट डाल के इसी में से गुजर के वापस जाना पड़ेगा। तो अब अपोजिशन वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि 23 मार्च को उनके काफिले निकलेंगे, तो वो भी यहाँ 27-28 को यही मौजूद होंगे, ताकि अगर हुकूमत दबाव डाले तो अपोजिशन की भी ताकत वहीं पर मौजूद हो। तो क्या सिनारियो बनता नज़र आता है, क्या होगा 27-28 मार्च को इस्लामाबाद? देखें हमारा जो ख़ुद जो हम रहे, मैं और शुजात साहब थ्रू आउट पॉलिटिकल स्ट्रगल में, तो ख़ुद मैंने देखा है, अपनी नज़रों से देखा है कि हुकूमतें कभी ये काम नहीं करती। इसका अल्टीमेटली सारे का सारा नुकसान हुकूमत का होता है। भुट्टो साहब के ज़माने में इतने जुलूस हमने निकाले थे कौमी इत्तेहाद ने, तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल कोई जुलूस नहीं निकाला। और जब उन्होंने मुकाबले की कोशिश की, जब उन्होंने वहाँ पे एक सिलसिला जो है वो उन्होंने शुरू किया, तो उस वक्त यकीन करें कि उनको फिर आखिरी जो दिन थे भुट्टो साहब के, गोली जब चली गोली तो उसके बाद फिर काम ख़त्म हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप बड़ी खतरनाक मिसाल दिया आपने। ये वो मौका था जिस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने वो PNA की तहरीक के ज़ोरों के ऊपर फिर मार्शल लगा दिया था। अभी कोई ऐसे खदशात तो नहीं है, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों में नहीं ये ऐसी मैंने तो मिसाल देखे ना, मिसालें जो होती हैं, जो हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है बच्चों को, कि हिस्ट्री के अंदर बड़े सबक होते हैं, ताकि आप जो जिन चीज़ों से किसी को नुकसान हुआ है हुकूमत को, तो वो जो मौजूदा हुकूमत है वो अवॉइड करे और अपना नुकसान खुद ना करे। अब जिसने भी इनको मशवरा दिया जाता है कि वज़ीर आज़म को कुछ पैगाम भी रिसेंट वीक्स में दिए गए हैं परवेज़ साहब,
और एक वो मौका था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 12 अक्टूबर से पहले लेफ्टिनेंट जनरल तारिक परवेज़ को हटा दिया था, और फिर एक मौका आया कि उन्होंने सलीम हैदर को 4 माह बाद ही वापस ट्रांसफ़र कर दिया था GHQ में। तो इस तरह के भी पैगाम दिए गए हैं कि ऐसी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए कि सूरत हाल कशीदगी के उस लेवल पे चले जाए। इस तरह की भी बातें हुई हैं। वो देखें ना, कम अज़ कम ये सबक तो हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब से वो रिसेंट हिस्ट्री है वो सीख लेना चाहिए। 3 दफ़ा तो हम साथ थे। एक जब जहांगीर करामत साहब से इन्होंने किया तो हम बैठे थे PM हाउस में, शुजात साहब ने कहा जी कि मेहरबानी करें 4 महीने रह गए, उनको पूरा कर लेने दे। खैर वो उन्होंने नहीं माना, और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब को लेके आए, और मुशर्रफ साहब को लेके आए, वो हमारे सामने सारा एपिसोड हुआ था कि जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा इस कोर कमांडर को वहाँ लगा दें, उस कोर कमांडर को उधर लगा दें। उन्होंने कहा ये कोई पटवार खाना नहीं है, मैं अपनी फ़ौज को ख़राब नहीं कर सकता एज ए चीफ़। तो ये बुनियाद बनी थी असल में उनकी झगड़े की, और फिर बात कहाँ तक पहुँच गई वो आपको पता ही है। और अब कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि इन चीज़ों से तो सबक लेके तो फिर अवॉइड करना चाहिए कि खुदा न खास्ता फिर वो सिचुएशन दोबारा ना हो। आपने प्राइम मिनिस्टर को समझाया इस हवाले से? जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली देखें, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो बनती है हेड ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर और जो पार्टी के हेड हैं। अगर वो ही कहेंगे जी कियानी साहब की मैंने ड्यूटी लगा दी है, वो लाखों लोग लेके आए, 10 लाख बंदा हमने इकट्ठा करना है, वो किस लिए इकट्ठा करना है? कोशिश मेहनत करनी चाहिए कि उन 12 बंदों को ढूंढे ना जो गायब हैं। उनमें से कुछ यहाँ मुझे मिले थे, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में मिले थे, तो इनको क्यों नहीं मिल रहे? इसी तरह बाकी के लोग हैं। कितने MNAs हैं जो इस वक्त जो आप जो कहते हैं ना कि अपोजिशन वालों के पास इनके MNAs हैं, कितने हैं? क्योंकि एक 33 मेंबर्स की PTI के MNAs की फहरिस्त है जो घूम रही है, और आम यहाँ पे चर्चा यह है कि उसमें से कोई 16-17 लोग तो PMLN के टिकट के उम्मीदवार हैं, उनसे मिल गए हुए हैं। कुछ 6-7 लोग हैं वो पीपल्स पार्टी से मिल गए हुए हैं, 1-2 लोग हैं जो JUI से मिल गए हुए हैं। ये यहाँ आम है, नाम भी चल रहे हैं उन लोगों के। तो कितने लोग हैं जो इस वक्त अपोजिशन की बकौल आपके कस्टडी में? देखें, उसमें पहले तो आप पूरा हिसाब कर लेना। सारे इत्तेहादी जो हैं, जिसमें MQM है और हमारी जमात है, फिर साथ बाप पार्टी है, ये सारे लोग हमसे 3 लगातार हमारी इनके साथ मीटिंग हुई है, और हमारा आपस में तय हो गया है कि हमने इकट्ठे जो बात करनी है। हम सारे 17 लोग हम बनते हैं। हाँ जी। उसके बाद 17 MNAs हैं आपके, ठीक है। तरीन साहब के पास, हाँ जी, उसके बाद तरीन साहब हैं, तरीन साहब के साथ भी हैं, उनके साथ MPA भी हैं, उनके साथ कुछ MNA भी हैं। उनकी डिमांड बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ है कि इनको हटाया जाए। सही। अब ये जो ग्रुप है, ये कोई 13 कहता है, कोई 12 कहता है, और लेकिन ये अब बाहर नहीं निकल सकते जहाँ भी हैं सेफ कस्टडी में, जिसके पास भी है। ये वोटिंग डे पे सामने आएंगे, तो ये वोटिंग डे पे सामने आएंगे, ये वोटिंग डे में, हाँ ये वोटिंग डे में आएंगे। एक तो ये काम तो जो है, आप जिनसे मिले थे परवेज साहब, आप किससे मिले थे? आपने कहा कि इस ग्रुप में से आप भी कुछ लोगों से मिले, आप किससे मिले थे उसमें से? वो उसका पर्दा रहने देना सर। अब तो उसमें मेरे ख्याल में पर्दे में है ही कुछ नहीं है। फैसलाबाद के ज़्यादातर आपको पता है कि उधर चले गए हुए हैं, वो उधर झांग वाली साइड से, वो भी नाम अच्छा, सारे उसमें नहीं उसमें ये जो अगर आप टोटल करें तो वो आपकी जो पहले फिगर आपने बताई है करीब पहुंच जाती है। तो तरीन साहब के भी हैं, इनमें MPAs भी ज़्यादा हैं, MNA कम हैं, तो ये फिगर तो आपकी ठीक है, ये इर्द गिर्द ही है। लेकिन ये बात कहनी कि हम देखते हैं कैसे ये वोट डालने जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ये स्पीकर का काम है, ये लीगली आप नहीं कर सकते, और लीगली आप डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते PTI के। बेशक हमने तो खैर PTI के टिकट पे नहीं इलेक्शन लड़ा, लेकिन जिन्होंने लड़ा है उनको ये डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते। उसका एक तरीक़ाकार है,
वोट डालने के बाद वोट नहीं उनका रुक सकता। वोट डालने के बाद वो अपना काम जो है, एक चीज ये बताइए परवेज सर, उनको शिकायत है पार्टी को, हाँ जी, जब वोट डल जाएगा तो उसके बाद डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके पहले नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। और वो आपकी जमात की तरफ से इस प्रोसेस में इंसाफ को हर्डल नहीं डाल सकते, रुकावट भी नहीं डाल सकते, ये भी बात ठीक है। हमारे जो ग्रुप है ना जी सारा, ये 17 लोग हैं हम। जी जी 17 लोग आपके हो गए, 17 लोग हैं, बाकी लोग 13 लोग उनकी कस्टडी में हैं और 8 जहांगीर तरीन के एमएनए हैं, तो मिला लें तो 21 और 17 ये जाके ये तादाद कोई 30s में ही पहुंच जाती है सर। बस उसके करीब करीब 2 कम होंगे, 4 कम होंगे। असल में पता है क्या, देखिए जो काम करने वाला है ना, जलसे से बंदे नहीं रुकते। आप बंदों को बुला के ये देखें, ये बात है कम अज़ कम ये बात 4-6 माह से ये चल रही है। और सर ये बताइए मुझे, आपके पहले एक बात बता दें परवेज साहब, कल रात कहा जाता है कि मुनस लाई को एक फोन आया। जी 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 नहीं, मैं 1 सेकंड बात खत्म कर। तो वो जो हमारे पास भी आए थे पीएम साहब और उनकी सारी कैबिनेट आई थी, फिर वहाँ उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कोई भाई क्या है, नाराज़ कौन है और किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसके बाद ये MQM के दफ्तर गए, MQM से हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा जी हमें तो लगता था चाय पीने आए हैं, वो हमने चाय पिला के भेज दिया था इनको, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया किसी बात का। तो इस तरह सियासत नहीं होती। इस तरह आप लोगों को आपको मनाना पड़ता है। अब वो और को मनाने वाला नहीं है ना इनका, तो इनको खुद ही करना पड़ेगा। 17 का आपका ग्रुप तो सर इकट्ठा ही फैसला करेगा। अब तो फिर ये बात होगी ना कि आपका 17 का ग्रुप इकट्ठा फैसला करेगा कि किधर वोट डालना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी खबर तो फिर यही है ना कि 17 इत्तेहादी हैं वो इकट्ठा वोट देंगे। हाँ जी, इकट्ठा वोट देंगे, बिल्कुल। ये तो उनको बता दिया गया है कि हम इंशाल्लाह इकट्ठा वोट देंगे। जब आपसे शहबाज और उसमें और भी अगर कोई आ जाएगा तो देख लेंगे। चौधरी शुजात साहब से उन्होंने खैरियत भी दरियाफ्त की, फिर आपसे 1-on-1 मुलाकात भी हुई और मुझे पता चला है कि आपकी जमात से 2 बातें आपसे पूछनी है। एक तो पहला सवाल ये कर लेते हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर का भी तज़किरा किया है कि प्राइम मिनिस्टर को आपने कन्वे कर दिया है कि आपकी जमात से अगर ये 15-16 बंदे टूट के नून लीग या किसी और जमात से जाते हैं तो आपकी तो तादाद ख़त्म हो जाती है, मेजॉरिटी आपकी वहीं से ख़त्म हो जाती है, तो फिर काफ लीग और बाकी इत्तेहादी आपके साथ नहीं होंगे। ये आपने वाजे कर दिया PTI को? हाँ, वाजे कर दिया, कह के आए हैं। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, वो कह के आए हैं। तो बल्कि खटक साहब भी मौजूद थे। खटक साहब ने कहा फिर तो आपका ये बनता है, ये आप जो हमें पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये तो फिर आपका बनता है। हम कोशिश करते हैं कि बंदे ना जाएँ। तो हमने कहा उनको, जी चीमा साहब ने कहा कि जी आप कोशिश करें, आप वफूद भेजें, उनके जो गिले हैं, उनके जो आपने 3.5 साल, वो कहते हैं नहीं हमें तो किसी ने पूछा नहीं, हमें तो पहचानते ही नहीं है। तो अब ये देखें ना, MNA इतने मुश्किल से वो, ये तो फिर कहानी खत्म होगी ना सर। अगर उनके अपने 15-16 MNAs टूट गए हुए हैं तो 179 से अगर हम उनके अपने सिर्फ 15 ही निकाल दें ना, क्योंकि तादाद ज़्यादा क्लेम कर रही हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, अगर मैं मिला लूँ तो तादाद ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन सिर्फ 15 ही रख लें तो PTI की मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है असम्बली से, तो फिर तो कहानी मुक गई। वो देखें, अभी तो दिन है, अभी भी कोशिश कर लें। इनको कोशिश तो करने में कोई हर्ज नहीं है ना, कोशिश तो कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन सर आपने कहा कि वो अब MNAs इनके पास नहीं है, अपोजिशन की कस्टडी में है। मैं दोबारा लफ्ज़ कस्टडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो तो इनको पकड़ा ही नहीं देंगे। कस्टडी जो है वो तो 10-12 की होगी ना, तो बाकी तो सारे फिर रहे हैं बाहर ही। जी, उनको ये कोशिश करें ना, उनको ठीक करने की, उनको मनाने की। इतने लोग हैं, इतने वजीर हैं इनके, इतने मशीर हैं, चैनलों पे तो आते हैं ना आपके पास, बैठते हैं। तो सर वो जो कहते हैं कि वो चंद साहब का जुमला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मुख्तारिया गल वध गई है, तो गल वध गई है
हुकूमत दसदी नहीं पई, ये वो वाली सूरत हाल तो नहीं पैदा होगी? वो अब मुख्तारा भी इनसे निकल गया है। मुख्तारा भी निकल गया, वो भी किसी और पार्टी में चले गए, वो पीपल्स पार्टी में चले गए वापस ओरिजिनल पार्टी में। सर जब शहबाज शरीफ आपसे मिलने लाहौर आए थे, शुजा साहब की इयादत की और आपसे बातें, सियासी बातें हुई, तो उन्होंने अलहदगी में, इशारे कनाए में या खुले लफ्ज़ों में ये तज़किरा किया कि जब ये चेंज आती है मरकज़ में तो उसके बाद पंजाब की तरफ रुख होगा तो परवेज़ इलाही साहब दोबारा वज़ारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 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 किया था, और बिल्कुल किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि फिर जरदारी साहब से बात हुई है और फिर जो आपके वोट हैं वो फिर हमें मिलने चाहिए। तो शुजा साहब ने कहा ठीक है, जरदारी साहब के साथ हमारी बात, शुजा साहब ने कह दिया ठीक है, जरदारी साहब से हमारी बात, फिर तो आपने गल मुका दी सर। शुजा साहब ने कहा ठीक है, तो वही बात होगी, गल मुक गई फिर। नहीं वो तो उनके साथ ये बात हुई है ना। उसके बाद फिर जरदारी साहब ने अब आगे बात को बढ़ाया और वही उन्हीं की तरफ से हो रहा है, क्योंकि जरदारी साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मेरा कि उनको बनाएं तब आपका हम साथ देंगे। ये उन्होंने पहले ही कंडीशन लग दी थी। मरकज में आप वोट देंगे शहबाज शरीफ को और पंजाब में नून लीग पीपल्स पार्टी वोट देगी परवेज़ इलाही को, यही अरेंजमेंट है अभी फिलहाल तो यही है। चले फिर मेरी तरफ से आपको एडवांस मुबारकबाद हो। हाँ, जब तक कुछ नहीं एडवांस आप ना दे, अभी तो अल्लाह को पता है क्या असल क्या है। असल तो देखें, अब जैसे शेख रशीद साहब का आज बयान चल रहा था जी कि हम 25 के बाद जो है ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा, हर चीज़ देखेंगे वो चेंज हो जाएगी। पता नहीं अब उनके पास क्या है जो चेंज हो जाएगी। हम भी इंतज़ार में हैं कि आप भी इंतज़ार कर लें ज़रा सर, क्या उनके पास है ताकि वो निकल आए जो भी निकलना है। सर 25 के बाद फिर आपको कस्टडी में ले लें, यही हो सकता है, इसके अलावा तरीका कोई नहीं बचा। वो भी नैब ने तरदीद कर दिया है कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, हम अदालत से सारा जीते हैं। उसके पहले तो हमारे ऊपर ये तलवार रही है ना हमेशा, पकड़ लो वाली, तो अब तो कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सर किसी ने धमकी का आपकी तरफ से आया था, धमकी किसने लगाई थी? नहीं, हमने तो कभी किसी को धमकी लगाई नहीं, हम तो प्यार सलूक वाले बंदे हैं। नहीं सर, हमें किसी ने लगाई आपको थी, धमकी किसने दी थी कि FIA नैब, वो किसने लगाई थी सर? नहीं वो तो जब पीपल्स पार्टी जब भी PTI किसी जगह पे फंसती थी और हमने हर जगह पे इनके मुश्किल वक्त में साथ दिया है, उस वक्त वो रिवार्ड में हमें ये कहा जाता था कि आपकी तो बस नैब के किसी एक पता नहीं उनके होते हैं छोटे ऑफिसर, उनकी मार है। तो अभी जब मोनिस ने ट्वीट नहीं किया था, मोनिस ने जब खान साहब के सामने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप अपने जो दूसरे अपने PTI के लोग हैं उनको कहें कि वो घबराएं ना, तो वो उनको बात शायद अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद फिर किसी उनके मशीर ने कोई काम दिखाया होगा कि वो जाके तो फिर चेयरमैन नैब ने उसकी वजाहत की। आज वजाहत आई है नैब के चेयरमैन की, क्योंकि हमारा जो है वो पूरा हमने वहाँ जाके केस बकायदा लड़ा था और 6 महीने केस लड़ा है हमारा लोगों ने, हमारे बेस्ट वकला ने। तो फिर हम वो केस जीते और वहाँ नैब के लोगों ने बयान दिया था जी अब इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, सब में हम बरी हुए और सारा वो ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें। तो ये अब अगर किसी MNA को, अब जिस MNA को वो मना रहे हैं उस MNA ने मुझे बताया है, नाम मैंने नहीं बताना, कि जी अब भी हमें ये थ्रेट दी गई है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, या इस टर्माइल से निकल लें, हम नहीं इनको छोड़ेंगे किसी को। और वो फिर बात सारी वो उस MNA ने किससे बात नहीं की, सबसे की होगी। और फिर इसलिए फिर आखिर खान साहब को पहली दफ़ा किसी हॉस्टल के कमरों में जाना पड़ा, फिर मिनिस्टरों के घरों में जाना पड़ा।
तो ये जरा मेहनत पहले हो जाती, आपके लिए भी थी, पहले प्यार सलूक होता। धमकी जो थी, ये जो धमकी थी कि मैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद देख लूंगा, ये आप लोगों के लिए भी थी, इत्तेहादियों के लिए भी थी? वो सब के लिए थी, वो सब के लिए थी, वो सब के लिए थी। हाँ जी, एक मैं ब्रेक ले लूं जी, मैं वापस आता हूँ। एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और जिसकी आपसे वजाहत लेनी है, हमारे साथ रहिएगा जी, एक ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ हैं। परवेज़ साहब, आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं जो आप ही की जमात के मतलब शेख रशीद साहब और असद उमर साहब की ज़ुबानी आया, और फिर मैं आपसे अगला सवाल भी करता हूं क्योंकि ये खबर ना मुकने वाली है, रोज़ इसके ऊपर इजाफा होता है। दिखाइएगा शेख साहब का बयान क्या था। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी। तो परवेज साहब, आपने किसको ब्लैकमेल किया था कि हमें 2 वज़ारत आला नहीं तो नहीं है साथ? वो शेख साहब ने खुद ही फिर अगले दिन जब मोनिस ने कहा कि आपकी तो आप खुद ही हैं और आपको सबसे बड़ी वजारत जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री मिली हुई है, तो फिर शेख साहब ने खुद ही रियलाइज़ किया और उन्होंने माजरत भी की और तरदीद भी की कि मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। बहरहाल वो ठीक हो गया था मसला। और असद उमर साहब ने वो सारी पार्टियों का तो जुमला आपके साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, हमारा ब्लैकमेलिंग अगर होती तो 3.5 साल ये जमात ना निकालती। मुनस को किसने कॉल किया था? पंजाब में जो इनका हाल था वो सबको पता है सर। अभी भी वही हाल है, हाल तो पंजाब का अभी भी नहीं बदला। तो फिर वो चला दिया ना, इनके तो हर बजट में इनको मुसीबत पड़ी होती थी। तो अभी कौन सी नहीं खत्म हुई? खैर जहांगीर तरीन और अलीम खान का ग्रुप आप इकट्ठा कर लें तो 40 MPA बन जाते हैं। वो जी आप कुछ कहने लगे थे। तरीन साहब और ओन चौधरी हमारे साथ इन टच है और उनसे वो राब्ता है। असद उमर साहब ने जो बात कही थी वो बाकी पार्टियों, बाकी जो इत्तेहादी है ना, उनके बारे में भी कहा था कि MQM वो तो सिर्फ शहर की पार्टी है, सिंध की, कराची की पार्टी है। सर हमारे बारे में कल मुनस इलाही को किसने फ़ोन किया? कल रात को मुनस को किसने फ़ोन किया सर? मुनस को किसी ने फ़ोन नहीं किया। कल हम इकट्ठे थे, ये जो खबर थी फ़ोन नहीं किया जी। और ये कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी बात आपको कन्वे कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आपको कह दिया गया कि वज़ारत आला आपको PTI वाले देने पे तैयार नहीं है। 100% गलत खबर है। अच्छा, अब 3.5 साल बाद इतनी तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज़ देनी नहीं उसका जिक्र ही ना करें। इतनी तो समझ आ जानी चाहिए। तो वो चलें, यही चलो क्रेडिट जाता है जी कि 3.5 साल बाद ये समझ आ गई है कि उसका जिक्र नहीं करना। सर पंजाब के अंदर उसका फिक्र करना है, उसका नदीम साहब उसका फिक्र करना है, जिक्र नहीं करना। फिक्र वाली तो सूरत हाल है क्योंकि पंजाब के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा ख़राब है, छोटी मोटी ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो ग्रुप और बल्कि PTI का ग्रुप चलें आपके लिए ग्रुप को फिर क्या बोलेंगे? हाँ जी जी बताइए आप कुछ कहने लगे थे। ग्रुप तो अब देखें, ग्रुप अब इतने छोटे छोटे कई भी बन गए हैं ग्रुप। जब इस तरह की सिचुएशन हो ना तो वो फिर हर बंदा समझता है शायद मेरी कोई इसमें बेहतरी हो जाएगी। तो वो काफ़ी अब ये ख़त्म होगा ना यहाँ सिलसिला, तो अगला जो अगला पोलिंग स्टेशन है ना वो लाहौर ही है, लाहौर असम्बली है। हमने तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी शानदार, आप तो आए नहीं हमारे पास, आप आके देखें ना, इतनी खूबसूरत असम्बली साउथ एशिया में आपको नहीं मिलेगी।
और बड़ी खूबसूरत है बैठने वाली। फिर आपका इंटरव्यू करने आऊंगा, आप नई शेरवानियां सिलवा लें, आपका इंटरव्यू करने आऊंगा। नहीं इधर से उधर आते नहीं शेरवानी है तो मैंने दोनों दफ़ा नहीं पहनी थी, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का हुआ था और जब इसका हुआ था, जब मैं 2002 में चीफ मिनिस्टर बना था। तो आपकी बार क्या पहने आपने? आप आगे देखे ना जरा हमारी असेंबली, आप खुश होंगे। सर पीटीआई का जो ग्रुप बन रहा है वो मरकज के अंदर, अगर पीटीआई के ग्रुप की मैं बात कर लूं, पीटीआई का जो ग्रुप बन रहा है मरकज के अंदर और पीटीआई का जो ग्रुप है पंजाब असेंबली के अंदर, ये अब इसको क्या नाम देंगे? मैं पंजाब से बात कर लूं, क्या ये पीटीआई कोई वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो भी सामने आएगा जहांगीर तरीन के और बाकी नाराज एमपीएस का, वो कोई पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनेगी, पीपल्स पार्टी कोई डेमोक्रेटिक ग्रुप बनेगा, क्या होगा वो? अब ये जब उस साइड पे हम आएंगे ना जी सारे हम, तो फिर ये मैं आपको बता सकूंगा, क्योंकि अभी तो स्कैटर्ड हैं चीज़ें सारी। अभी तो वो सामान इकट्ठा नहीं हुआ, सामान इकट्ठा हो जाता है तो फिर कोई चीज़ सामने आ जाएगी, वाज़े आ जाएगी। अभी तो मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं ना, क्योंकि अभी तो फोकस सारा वफाक के ऊपर है और वफाक में ये सारे लोग हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो एमएनए जितने हैं उनके नीचे जितने 2-2 एमपी होते हैं वो सारे उनके साथ हों। उनकी एक अलग इंडिपेंडेंस उनकी पोजीशन होती है और वो खुद अपना बाख्तियार होते हैं फैसले करने के लिए। तो ये अच्छा खासा एक, और फिर वहाँ पंजाब असम्बली में ज़्यादा टाइट पोजीशन है, वहाँ तो सिर्फ 10 वोटों का फ़र्क है पंजाब असम्बली में। दुरुस्त है। एक सर जो खराबी की अगर बुनियाद पूछा जाए, नदीम साहब खराबी की बुनियाद पड़ी कैसे? जी आप दे दें जवाब। मैं एक थोड़ी सी आपको और बात बता दूं कि वहाँ पे पंजाब में इतना छोटा ग्रुप होने के बावजूद, जब ये सीक्रेट बैलेट होता है ना स्पीकर के इलेक्शन का, मैंने 22 वोट ज़्यादा लिए थे बुज़दार साहब के इलेक्शन से। 22 वोट मैंने ज़्यादा लिए थे, जिस पे फिर सारी नून लीग जो है ना सटपटाई थी कि ये कैसे हो गया। तो वो अपने तल्लुकात की वजह से रोशनी डालिए। परवेज साहब, आप क्या वजह हुई कि वही इमरान खान जो सेम पेज पूरी जमात कहती थी, ये दूरियां कैसे पैदा हुई? खराबी की बुनियाद क्या बनी? वो क्यों कहना पड़ा कि वो न्यूट्रल जानवर होता है, मैं बाहर निकल के खतरनाक हूँ? क्या वजह क्या हुई? खराबी की बुनियाद आप क्या समझते हैं, क्या खराबी की वजह बनी? जो देखें आप खुद ही अगर किसी का एहसान भूल जाए ना, ये आप कुरान शरीफ तो आप माशाल्लाह बड़े मजहबी हैं, आप कुरान शरीफ में पढ़े ना, वहाँ तो साफ़ है कि किसी का एहसान जो है, एहसान फरामोशी जो है, ये हमारे दीन के भी ख़िलाफ़ है। और जितना लुक आफ्टर उन्होंने किया है, आज थोड़ा सा वो उस वक्त साथ साथ ख़ुद भी सीखने का ज़रूरत थी। अगर वो साथ साथ नहीं हो सका तो चलो कम से कम उनका एहसान ही किसी एक का, जैसे देखें मुशर्रफ साहब ने हमारे साथ ये एक एहसान किया था, तो उसकी मुश्किल वक्त में हमने उसका साथ नहीं छोड़ा। अब भी रब्ता है उनकी सेहत का, उनके पूछते रहते हैं उनके बेटे को, उनकी बेगम को। तो इस तरह नहीं होता। जब इंसान है ना, हर बंदे को इंसान समझना चाहिए। उनके साथ तल्लुकात जो हैं सियासत में, ये आपको पे बैक करते हैं, उसका फौरी रिजल्ट नहीं आता। ये फ्रूट बड़ी देर बाद लगता है। खराबी की क्या वजह हुई? इमरान खान की क्यों दूरी पैदा हुई? नवाज शरीफ की मैंने जैसे आपको कहा कि वो दोनों जगह मिलती हैं आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ें, नवाज शरीफ की ख़राबी की और जो अब ख़राबी हुई है। देखिए ये अदारा जो है बड़ा डिसिप्लिन्ड अदारा है। इसमें सियासतदानों को एक असूल बना लेना चाहिए कि इस अदारे में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त की नहीं जा सकती और होनी भी नहीं चाहिए, और ना वो कबूल करता है ये अदारा। आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? वो तो सब सारे जान को पता है। तो जिस तरह अपॉइंटमेंट लेट हुई है DGI की, तो वो तो सारे जान को पता है।
तो खराबी की बुनियाद भी वहीं से शुरू और वो तो देखें, मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने बहुत कुछ सीखा, और जरदारी साहब ने जब कियानी साहब की टेन्योर ख़त्म हुई तो उन्होंने तो 1 साल मांगा था, तो इन्होंने कहा नहीं हमने 2 साल देने हैं। 3 साल दे दिए थे। जरदारी साहब ने मुश्किल हुकूमत में अपना मसला ठीक रखा था अदारों के साथ। जो ग्राउंड रियलिटी है आपकी, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? आपके ख्याल में अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कुछ ऐसा इकदाम लेना चाहिए था? नहीं, उनको पहला अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। अब तो देखे ना, हर चीज का एक वक्त होता है। ये सारी खराबी है जो आपने भी गिनाई है, सारा जान गिन रहा है। अब आपके ख्याल में वक्त खत्म हो गया इस काम के लिए? वो तो पूरा निकल गया हाथ से। नहीं, ख़त्म तो देखें, वो कहते हैं ना मैं आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहता हूँ, तो कोशिश करें ना, फिर कोशिश तो होनी चाहिए ना। अगर वही लूज़ करेंगे ना, बाकी तो लूज़ किसी ने नहीं करना, बाकी तो किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान तो उनका है। आपके ख्याल में तखीर हो चुकी है, पार्टी उनकी जिम्मेदारी भी फिर उसी तरह ही है। हाँ जी, आपके ख्याल में तखीर होगी, वक्त पे फैसला नहीं लिया जा सका? मैं तो आपको 6 माह पहले की बात कर रहा हूँ। बड़ा अरसा होता है 6 माह का। ख़राब चीज़ों को ठीक करने के लिए 6 माह बहुत टाइम है, 4 माह बहुत टाइम है, 1 महीना भी बड़ा टाइम है। तो परवेज साहब, फिर आपके लफ्ज़ों में पार्टी इज़ ओवर? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं तो आखिरी वक्त तक, वो कहते हैं ना खान साहब कि मैं आखिरी तक फाइट करता रहूँगा। तो फाइट करने की डायरेक्शन जो है उसको ज़रा ठीक करके तो फिर ट्राई करें, और भी ट्राई करें, कोई हर्ज तो नहीं है ट्राई करने में। या आप उनको मायूस कर रहे हैं अपनी बातों से? लेकिन मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर सवाल करता हूँ। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। परवेज साहब, यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं कहते हैं कि तब्दीली के बाद 60 रोज़ में निगरान हुकूमत आ जाएगी और फिर नए इंतखाबात होंगे, तो सूबों की असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियों का क्या बनेगा? नहीं, वो ये तो अफवाहें हैं ना सारी, जो हमारी जो भी मुज़ाकरात हुए हैं सभी से, सारी पार्टियों से हुए हैं, तो उसमें तो कोई किसी ने इस बात को डिस्कस नहीं किया कि 3 माह बाद असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ये होएगा सारा। इसमें चूँकि जब शुरू से बात हुई तो आसिफ अली जरदारी साहब तो इसके ख़िलाफ़ हैं और हम भी इसके ख़िलाफ़ हैं। मैंने तो बयान भी दिया है कि देखें, जिन मेंबरों से आपने वोट लेना है, आप उनको कह रहे हैं जी कि हम अगर आपने वोट दिया तो हम आपकी असम्बली तोड़ देंगे। हर मेंबर का दिल है जी मैं 2 साल पूरे करूं और अपने हलके में काम करूं, तभी मैं दोबारा री इलेक्ट होऊंगा ना, वैसे तो नहीं हो सकता। तो अब उसी को अगर कहेंगे तो वो वोट कैसे देगा फिर? और एक शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शंस होंगे, ये ख्वाहिश, इस ख्वाहिश को ज़रा अंदर ही रहने दें। ये जरदारी साहब ने शुरू में उनको समझा दिया था नून वालों को कि इससे फिर बात आपकी चलनी नहीं है, इसको आप ज़रा कंट्रोल करें। शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है कि इलेक्शंस के बाद जो भी पार्टियां जीत के आए, तो उस जीत के बाद, इलेक्शंस के नताइज के बाद, जब भी इलेक्शंस हो, उस नताइज के बाद एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन जो है इकट्ठी हो जाए। ये सारे सब एक कंसेंसस है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का और एमपीएस एमएनएस का कि वो टाइम पे इलेक्शन चाहते हैं। वो पहले बिल्कुल कोई बंदा इलेक्शन नहीं चाहता, फिर आपने जहाँ जिससे वोट लेना है वो आपको वोट नहीं देगा। कि ये तो सारे ये कौमी हुकूमत का भी बता दें, वो कहते हैं कि इलेक्शंस के बाद जो जमात जीत के आए, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें, नहीं वो पीटीआई के अलावा बाकी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाए। ये बात, ये ख्वाहिश और ये बात नून लीग की स्ट्रेटजी रही है। नून लीग की ख्वाहिश थी कि वो सारा कुछ मैं ही ले जाऊंगा, तो वो पूरी नहीं हो सकती ना।
आगे 2 साल पड़े हैं और 2 साल मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह। और उसमें सब पार्टियां एक बात पे हैं। MQM से जब हमारी बात हुई उनकी भी यही राय है, तरीन ग्रुप की भी यही राय है, हर MP MNA की ये राय है। मैं तो स्पीकर हूँ ना, मेरे पास तो आते हैं ना जब इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं तो इनके अपने लोग उनको समझाते हैं कि ये ना करें। बिल्कुल ठीक है। चले परवेज लाई साहब, फिर आप तैयारी पकड़ें, इसलिए वो बड़ा मुश्किल है। वज़ीर आला बनेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू करने लाहौर आऊँगा मैं, तैयारी पकड़ लें आप। उस वो दिन नहीं, वैसे भी आज एक देख लें असेंबली, आप खुश होंगे हफ्तों बाद आना, टाइम बता दें। हमारा जो इतनी मेहनत हमने की है वो आपको पसंद आएगी। चौधरी परवेज लाई साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे के लिए। इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।